लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी ऑर्डिनरी हैं। जो काम दूसरा कर सकता है, उसे वो नहीं कर सकते। दोस्तों, उनका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान भगवान की तरफ से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर नहीं आता है। धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कपड़ों के साथ पैदा होता हो। हर इंसान बिना कपड़े के पैदा होता है। हर किसी के पास एक दिमाग होता है। हर किसी के पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं। भगवान सभी को एक जैसा दिमाग ही देता है, लेकिन मैटर ये करता है कि जो लोग अपने दिमाग का सही यूज करते हैं वो लाइफ में बड़े से बड़े गोल को अचीव कर लेते हैं। वहीं जो लोग लाइफ में अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, वो खुद को जिंदगी भर दूसरों से कम समझने में ही उलझे रहते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। भगवान हर इंसान को रेयर बनाता है। ऑर्डिनरी तो इंसान अपनी सोच से बनता है। आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस पूरी दुनिया को घूम लें तो वहां पर भी आपको आपके जैसा कहीं कोई देखने को नहीं मिलेगा। भगवान कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो तो एक क्रिएटर है। भगवान इंसानों को कारों की तरह मैन्युफैक्चर नहीं करता। आपके पास एक जैसी बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन एक ही जैसे इंसान आपको धरती पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक मशीन डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन एक इंसान कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जिस दिन आप डुप्लीकेट बनना शुरू कर देंगे, उस दिन सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ओशो को एक बार उनके फ्रेंड ने कहा कि मेडिटेशन तो मिस्टिक्स पर्सन के लिए है, तो फिर आप सभी लोगों को मेडिटेशन करने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं? उन्होंने अपने दोस्त को समझाया कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है वो मिस्टिक होता है। हर किसी इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है जो उसे किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं? इसलिए लोगों ने मेडिटेशन को लेकर एक मिथ बना रखा है। यही मिथ उन लोगों को मेडिटेशन करने से रोकता है, माइंड को पीसफुल एनवायरनमेंट में एंटर नहीं करने देता, और इसके अलावा अपनी लाइफ में जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस नहीं करने देता। दोस्तों, मेडिटेशन कोई संस्कार नहीं है और न ही साधना है। अगर आप किसी बच्चे को ईसाई बनाना सिखाते हैं तो आपको उन सभी चीज़ों के बारे में उसे बताना है जो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो चीज़ इर्रेलीवेंट ही क्यों ना हो। आपको बच्चे को बताना होगा कि ईसाइयों के धर्मगुरु जीसस का जन्म एक कुंवारी माँ से हुआ था। ये चीज़ सुनने में बड़ी अजीब लगती है और बच्चा आपकी इस बात पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, लेकिन आपके पास पावर है, आप बच्चे को किसी भी तरीके से समझा देंगे। अगर वो नहीं मानता है तो आप उसे पनिशमेंट देकर भी अपनी बात को एक्सेप्ट करवा लेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर वो आपकी बातों पर बिलीव करेगा तो उसके माइंड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? वहीं अगर आप एक बच्चे को मुसलमान बनना सिखाते हैं तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारी बातें उसे बतानी होंगी, जिसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो उसके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको सामने वाले को खुद पर विश्वास नहीं करवाना होता है। आपको एक कूल एनवायरनमेंट सामने वाले के दिमाग में पैदा करना होता है। मेडिटेशन करते समय बच्चे किसी भी बुरे थॉट्स को अपने माइंड में लेकर नहीं आते हैं, और आज मेडिटेशन करने के बाद रात को सोने के बाद उनके माइंड से सभी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, और हर सुबह वो अपनी लाइफ की शुरुआत एंजॉयमेंट के तरीके से करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चों के चेहरे चमकदार होते हैं। उनके चेहरे में एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बच्चे इतने सुंदर होते हैं, आगे चलकर वो इतने बदसूरत क्यों हो जाते हैं? आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि बचपन में आपके माइंड की पावर काफ़ी हाई होती है। आप चीज़ों को एक बार ही देखने के बाद लंबे समय तक नहीं भूलते। लेकिन जब आप यंग एज में आ जाते हैं तो एक ही बात को 10 से 20 बार याद करने पर भी आप भूलने लगते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे का रीज़न ये है कि बचपन में हमारा माइंड इधर उधर नहीं भटकता है और हमारे माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं। लेकिन यंग एज में हमारा माइंड हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और हर एक चीज़ को हम अचीव करने के चक्कर में अपने माइंड को एक जगह कंट्रोल करके नहीं रख पाते। अगर यंग एज में अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से बचाना चाहते हैं तो हर दिन मेडिटेशन करना शुरू कर दें। अगर आप लाइफ में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है।
चाहे आप मजदूरी करें या ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हों। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, जिससे खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे और न ही रहने के लिए घर ले पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास जिंदा रहने के लिए सोर्स होने चाहिए। मेडिटेशन आपको कभी भी पैसा कमाकर नहीं देने वाला है और न ही मेडिटेशन का रिलेशन डायरेक्ट आपके वर्क से है। आप कोई भी काम करते हैं उससे मेडिटेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कहा जाता है कि मेडिटेशन इज लाइफ नॉट लिवलीहुड। अगर आपने लाइफ को बिजनेस की तरह बना लिया तो मेडिटेशन करना एक तरह से डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है और वो रिस्क मैनेजमेंट हर किसी के पास नहीं होता। कौन से समय पर क्या डिसीजन लेना है इसका फैसला हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में मेडिटेशन करेंगे तो आप में रिस्क मैनेजमेंट इंक्रीज होने लगेगा। आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगेंगे। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन को अपना लेते हैं तो आप इसके ज़रिए सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में समझ पाते हैं, जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक फैंसी वर्ड की तरह है। सेल्फ अवेयरनेस को हम अगले एपिसोड में डिटेल से जानेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिजीज है और सेल्फ अवेयरनेस हेल्थ है। ऐसा कहने के पीछे उनका बहुत बड़ा रीजन है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में खुद पर जोर दिया जाता है, जिससे आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में ऐसा नहीं है। इसमें आपको अवेयरनेस पर ध्यान देना होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में कैसा फील कर रहे हैं, वो मुझे कैसे जज कर रहे हैं, उनका मेरे लिए ओपिनियन क्या है। ओशो के अकॉर्डिंग ऐसे लोग किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, खास करके बिजनेस की फील्ड में। ऐसी थिंकिंग रखने वाले लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आउट हो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं वो किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ कभी नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक बात जो हमेशा चलती रहती है वो है फेल होने का डर। उन लोगों को लगता है कि अगर वो लाइफ में फेल हो गए तो पता नहीं लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। ज़्यादातर लोगों के सामने एक प्रॉब्लम रहती है कि वो हर किसी से खुद की तारीफ करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि जिस तरह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, वहीं दूसरे ऐसे भी होते हैं जो हमें लगातार नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा डीमोटिवेट भी करते रहते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है जो हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ने का मोटिवेशन पाते हैं। लोगों की बात को अपने माइंड से निकालने के लिए मेडिटेशन से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिटेशन करने से आप अपने माइंड को सेंटर में रख सकते हैं। इधर उधर की बातों पर ध्यान दिए बिना अपने मेन टारगेट पर फोकस कर सकते हैं। आप दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स या फिर बिजनेसमैन की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया होगा, लेकिन उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी। जब भी उन्हें लोगों की बातें सुनकर डीमोटिवेशन होता तो वो लोग खुद को मेडिटेशन की ओर ले जाते हैं। जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े होते हैं वो हमेशा सेल्फ अवेयरनेस पर बिलीव करते हैं और दूसरों की बातों को सुनने की बजाय खुद पर फोकस करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एक चाय बेचने से लेकर प्लेटफॉर्म पर सोने वाले लोग आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं। क्या उन लोगों में इस तरह की भावना कभी नहीं आई कि वो लाइफ में इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकते? लेकिन उन लोगों ने अपने वर्क पर फोकस किया। उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग ना तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं और ना ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बल्कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर खुद से ऑनेस्टी रखने वाले हैं। जिन लोगों के पास बेहतर सेल्फ अवेयरनेस है वो पहचानते हैं कि उनकी फीलिंग्स उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करती हैं। इस प्रकार एक सेल्फ अवेयर इंसान जानता है कि टाइम बहुत कीमती होता है और कभी एक जैसा नहीं होता। इसलिए ऐसे लोग सावधानी के साथ अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस किसी भी इंसान की वैल्यू और उनके गोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है।
कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है वो जानता है कि वो किन हालात में कहाँ है और क्यों है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वो ऐसी जॉब के ऑफर्स को ठुकराने में सक्षम होगा जो पैसे तो बहुत देता है लेकिन अपने रूल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ फिट नहीं बैठता। और एक ऐसा इंसान जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस की कमी है वो फैसले लेने के लिए समझदार नहीं होता और ज़्यादा लालच के चलते बाहरी दिखावा तो करेगा लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ की ओर ज़्यादा झुकाव रखना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ परफेक्ट तरीके से एक सही डायरेक्शन में चलती रहेगी, लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ हो नहीं पाता। वो इसके चलते बहुत कुछ झेलते हैं और बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खुद में सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जब आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो आप हर चीज़ में खुद को लोगों से कम समझना शुरू कर देते हैं, जिससे आप अपने टैलेंट को लोगों के सामने शो ही नहीं कर पाते हैं या फिर उसे राइट डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी से अफेक्टेड है। जो लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं उन्हें लोगों से खुद को जज करने और उनका मजाक उड़ाने से डर लगता है। इस तरह वो लोगों के सामने कभी भी खुद को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे जहां पर बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस को लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज बताई जाती हैं। असल में ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ लीडरशिप एबिलिटीज़ को मजबूत करने के लिए करवाया जाता है। ज़्यादातर लोग हाउ टू बी मोर सेल्फ अवेयर को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं इससे क्या किया जा सकता है। आप दूसरों को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप खुद को नहीं समझ लेते। हाउ टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर को लेकर इतने सारे प्रोग्राम और सेमिनार चलाए जाते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, आपको खुद की पहचान को समझने में हेल्प करना। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को कितना जानते हैं तो क्या जवाब होगा आपका? क्या आप खुद को अच्छे से जानते हैं? अपनी लिमिट और ताकत, इन सब के बारे में हम तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि खुद को ना समझ लें। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस को लेकर सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है मेडिटेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। ये दोनों ही सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा की जाने वाली प्रैक्टिसेस हैं। इसे कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है आपके आसपास क्या हो रहा है और इसे आप कितना समझ पा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस होते हैं उतने ही आसपास को लेकर अवेयर रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप अनकॉन्शियस हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को कितनी बारीकी से समझ पा रहे हैं। इसे अवेयरनेस कहते हैं। अगर बात बाहर की ना करते हुए खुद की करें तो पाएंगे कि हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। यहाँ पर आप खुद को जितना ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपका सेल्फ अवेयरनेस लेवल उतना ही होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ लीडरशिप और मैच्योर इंसान, ये सब इसी से डिसाइड होता है। ये एक स्किल है जिसे सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप किया जा सकता है। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो इसे आसानी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है यह आपके सेल्फ अवेयरनेस को डेफिनेटली बढ़ाती है। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस और मेडिटेशन को और अच्छे से जानने समझने के लिए आपको बुद्ध के मेडिटेशन को जानना होगा, जिस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस को दुनिया के सामने लेकर आए थे। ये माइंड को एनालाइज करने के बहुत काम आता है। ये हमारे माइंड तक ही लिमिटेड है। माइंड से बाहर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा इसका वर्क होता है हमारे माइंड के हिडन लेयर तक पहुंचकर लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब भी बात ग्रोथ की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि माइंड की ग्रोथ भी बॉडी जितनी इम्पॉर्टेंट है। हमारा दिमाग समय के साथ आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप हुआ है। दिमाग की ग्रोथ ने ही हमें लोगों के इमोशन को समझने के काबिल बनाया है। अगर हम दूसरों को नहीं समझते तो सोसाइटी नहीं बनती और हम कभी भी धरती पर सबसे पावरफुल नहीं बन पाते।
मेडिटेशन से आपके माइंड को ब्लड मिलता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये ना केवल दिमाग को एनर्जी देता है बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालता है। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन्स से कनेक्शन बनाए रखने में भी हेल्प मिलती है। मेडिटेशन आपके शरीर को खाए गए भोजन से एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर के सभी टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका शरीर भी नई ब्लड वेसल्स को डेवलप करना शुरू कर देता है। हमारे माइंड के साथ साथ साइकोलॉजी का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि साइकोलॉजी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग के पावर को डेवलप करती है। साइकोलॉजी से ही हमें अपने माइंड के पावर के बारे में पता चलता है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। आज के समय में आप देखेंगे कि दुनिया के 5 इंसानों में से हर 2 इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं। जब तक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करता रहता है उसका दिमाग शार्प होता है और अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग रिलीज होती है। लेकिन जब इंसान अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम फेलियर को देखता है तो वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि दिमाग का कंट्रोल हाथ में नहीं रहता है। इसलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी लाइफ में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हमारे मन का एक ऐसा पावर है जो अपोजिट सिचुएशन से भी हमें लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी कभार इंसान जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। टाइम से पहले बेटर रिजल्ट की उम्मीद करना एक तरीके से मूर्खता का काम है। हम सभी जानते हैं कि एक छोटे से पेड़ को बड़ा होने में भी काफ़ी समय लगता है। उस पेड़ पर फल लगने में भी हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। इस बात को हम महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। जेठ की तपती दोपहरी थी। गर्मी और लंबी जर्नी से वो थक चुके थे। उन्हें बहुत प्यास भी लगी थी। बुद्ध एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने शिष्य आनंद से कहा, अभी कुछ देर पहले हमने रास्ते में एक झरना देखा था, जाओ और वहां से पानी ले आओ, प्यास लगी है। आनंद गए मगर वो झरना बहुत छोटा था और थोड़ी देर पहले ही वहां से कुछ जानवर गुजरे थे जिससे ठहरा हुआ पानी हिल गया था और कीचड़ नीचे से ऊपर आ गई थी और पानी पीने लायक नहीं रह गया था। आनंद वापस बुद्ध के पास आए और कहा, पानी गंदा हो गया है और वो पीने लायक नहीं है। अगर आप परमिशन दें तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से जल लेकर आ जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, उसी झरने पर एक बार फिर जाओ। बुद्ध के कहने पर आनंद को फिर वहीं जाना पड़ा, लेकिन उनका मन नहीं था। वो जानते थे कि पानी गंदा ही होगा, पर वो बुद्ध को मना नहीं कर सकते थे। जब वो झरने के पास पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि पानी गंदा ही था। पहले की ही तरह गंदा पानी देखकर वो वापस लौट आए और बुद्ध से बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वो पानी पीने लायक नहीं है। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, एक बार फिर वहीं जाकर देखो तो आनंद, शायद साफ पानी मिल जाए। आनंद तीसरी बार झरने पर पहुंचे। इस बार उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पानी बिल्कुल साफ था। वो पानी लेकर खुशी खुशी वापस लौटे और बुद्ध के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि आपने आज फिर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सिर्फ पेशेंस चाहिए। आनंद ने बुद्ध से कहा कि पहले मैं गुस्से में था जब आपने मुझे दूसरी बार जाने के लिए कहा, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं। हमारी लाइफ भी उस झरने के जैसे ही है। जब हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उसके सामने हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में क्या क्या जादू कर सकता है, जिसे आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं और इसके होने से लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकता है। तो आप बस सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, अक्सर जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर मेडिटेशन करने के फायदे क्या हैं और मेडिटेशन क्यों करें। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि मेडिटेशन उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करता है, तो वहीं कुछ
कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए करना शुरू करते हैं। मेडिटेशन के लिए हर किसी ने अपने अपने हिसाब से एक अलग डेफिनेशन बना ली है, एक ऐसी डेफिनेशन जो उन्हें जस्टिफाइड लगे। लेकिन कायदे से आज तक कोई भी मेडिटेशन के सही इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि दिमाग सोचता है और मेडिटेशन जानता है, और यही कारण है कि इंसान कभी मेडिटेटिव नहीं हो सकता। जब से एक इंसान इस धरती पर पैदा होता है, उसी वक्त से उसके दिमाग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उस इंसान की जिंदगी में हर चीज सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सीमा से बंद कर रह जाती है। उसे स्कूल में पढ़ाया गया ताकि उसका दिमाग तेज हो सके। एक इंसान को बचपन से ही उसके दिमाग की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, इसलिए उसके एम्बिशंस, उसके डिजायर्स, उसकी खुशी, उसके अंदर के सारे इमोशंस दिमाग से जुड़कर रह जाते हैं। पूरी जिंदगी एक इंसान कुछ बनने में निकाल देता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है कि वो कुछ बन जाए। उसके लिए सक्सेस का मतलब होता है बदलाव, यानी कि जो अभी है वो उससे बेहतर बन जाए। लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो जो जो बनना चाहता है असल में वहां उसका अस्तित्व है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि दिमाग आपको समबडी बनना सिखाता है, लेकिन मेडिटेशन में आप नोबडी बन जाते हैं। नहीं समझे? क्योंकि इस समबडी और नोबडी के बीच का फर्क समझने के लिए आपको पहले मेडिटेशन को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछे कि मेडिटेशन क्या है, तो आपके पास उसका ये जवाब होना चाहिए कि मेडिटेशन आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ने की वाली एक कड़ी है, और इस कड़ी को वही जोड़ पाएगा जो इस बाहरी दुनिया से निकलकर अपने अंदर झांकेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको नोबडी बनना होगा। अब आप ही बताइए, क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो नोबडी बनना चाहेगा? शायद हाँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबडी बनने में महारत हासिल की है, क्योंकि मेडिटेशन में नोबडी बनकर उन्होंने वो पा लिया जो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में वो समबडी बनकर भी नहीं पा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दुनिया में रहने वाले लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि उनकी असली आइडेंटिटी उनके अंदर है, और हम तो इंसान हैं। हम हर सवाल का जवाब तुरंत जानना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा सिर्फ पढ़कर ही बिना प्रैक्टिकल किए साइकिल चलाने की खुशी को महसूस कर लेना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आप सबका जवाब नहीं ही होगा। इसलिए अब आपकी बारी है कि आप खुद मेडिटेशन के नोबडी होने की खुशी और सुकून को महसूस कर पाएं। ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओशो एक आदमी की कहानी सुनाते हैं जो जंगल में रहता है और अपने आप को नोबडी समझता है। उसने मेडिटेशन से अपने अंदर की दुनिया को इस तरह पहचान लिया था कि अब बाहर की दुनिया उसे बेमायने लगती थी। वो जंगल में रहकर मेडिटेशन करते हुए अपनी जिंदगी को किसी साधु की तरह जीते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस आदमी की एक बहुत अजीब सी आदत थी, जिससे उसके आसपास रहने वाले लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। और मजाक उड़ाने के साथ ही उसके मन में एक सवाल अक्सर पैदा होता था कि आखिर उसकी इस आदत का क्या कारण है। दरअसल वो आदमी हमेशा अपने हाथ में एक जलती हुई लैंप रखता था, चाहे दिन हो या रात हो। ये लैंप हमेशा उसके साथ में रहता था और जलता रहता था। कई बार तो सूरज की किरणें इतनी तेज होती थीं कि धूप की वजह से गर्मी से लोग बेहाल हो जाते थे, लेकिन ऐसे मौसम में भी उस आदमी के हाथ में उसकी मशाल हमेशा जलती रहती थी। ऐसे में एक दिन उसके आसपास रहने वाले लोगों में से किसी एक ने पूछ लिया कि आखिर वो हर वक्त अपने हाथ में ये जलती हुई मशाल क्यों रखता है। इस बात के जवाब में उस आदमी ने कहा कि मैं नोबडी को ढूंढ रहा हूं। ये सुनते ही सब हैरान हो गए और फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहा। जाते जाते भी उसने यही कहा कि वो इस लैंप की रोशनी से नोबडी को ढूंढ रहा है। वो जब भी, जिस वक्त भी, जिस हाल में भी होता था, वो लैंप हमेशा उसके हाथ में होता था। उसने पूरी जिंदगी उस लैंप को जलाकर नोबडी को खोजने का अपना सफर जारी रखा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसे इस दुनिया को और इस भौतिक संसार को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मरते मरते भी उसने अपने हाथ में वो जलती हुई मशाल पकड़ रखी थी। तभी पास खड़े एक आदमी ने पूछ लिया कि अब तो तुम मर रहे हो, आखिर अभी भी तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या अभी भी तुम ये बताकर नहीं जाओगे कि तुम पूरी जिंदगी किसे ढूंढते रहे? इस सवाल के जवाब पर उस आदमी ने कहा कि
मैं नोबडी को ढूंढ रहा था। उस आदमी ने फिर सवाल किया कि क्या तुम्हें नोबडी मिला? उसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, उसे नोबडी नहीं मिला। वो आदमी कोई पागल नहीं था, वो खुद एक समबडी को पहचान लिया था। उसने अपनी भावनाओं को अपने मन से जोड़ा और मेडिटेशन में खो गया। वो इसलिए नोबडी को ढूंढता रहा क्योंकि उसे समबडी और नोबडी के बीच का फर्क पता था। जब भी आप मेडिटेशन सीखने जाते होंगे या कोई ऐसा वीडियो देखते होंगे जिसके ज़रिए आप मेडिटेशन सीख पाएं, तो हर जगह मेडिटेशन सीखने का सबसे पहला स्टेप आपको यही बताया जाता होगा कि आप कैसे अपने बाहर और अपने अंदर होने वाली आवाज़ को पहचानें और बाहर के शोर को धीरे धीरे अपने अंदर से दूर करते जाएं। लेकिन सच कहूँ तो शायद ये मेडिटेशन का पहला स्टेप नहीं होता, क्योंकि ये सभी तो मेडिटेशन करने के प्रोसेस हो गए। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बल्कि एक बार आप ये समझने की कोशिश करें कि मेडिटेशन असल में है क्या, मेडिटेशन के क्या मायने हैं और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। आज के वक्त में हम ऐसे मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बिना फायदे के कोई कुछ भी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि लोग अपने बारे में भी कुछ सोचेंगे तो उसमें भी उन्हें सबसे पहले फ़ायदा नज़र आएगा, यानी कि अपने ऊपर भी पैसा खर्च करने से पहले वो फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोच लेते हैं। ऐसे में अगर आप मेडिटेशन करने के लिए खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि मेडिटेशन करने से क्या बदलाव होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कहा था कि मेडिटेशन करने से ही आप मेडिटेशन को समझेंगे, है ना? तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसे कहने का मतलब था कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो आपको अपने आप को समझना है कि आप जो करने जा रहे हैं उससे कोई जादू नहीं होने वाला है। मेडिटेशन करने से आपकी सारी परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस इंटेंशन से मेडिटेशन करने बैठते हैं। आपको इसलिए मेडिटेशन नहीं करना है ताकि आप एक शांत इंसान बन पाए, और ना ही इसलिए ताकि आप इस दुनिया के शोर शराबे को अनसुना कर सकें। आपको मेडिटेशन इसलिए करना है ताकि आप कुछ भी ना करते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर पाएं। दोस्तों, किसी भी एक्टिविटी को करना आसान नहीं है। किसी भी एक्टिविटी को करने में आपकी ज़िंदगी का बैलेंस होना भी ज़रूरी है, और ख़ासकर मेडिटेशन में। जब आप मेडिटेशन पड़ेगा कि आप मेडिटेशन अपने दिमाग को शांत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ दिमाग से नहीं जुड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी आत्मा से और हमारे मन से जुड़ती हैं। लेकिन शुरू से ही हमें हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करने की ट्रेनिंग दी गई है, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप खुद को समझ सकते हैं। जब आप ये समझेंगे कि कितना मुश्किल था इस दुनिया में जीना, कैसे आपने ना चाहते हुए भी खुद को अनगिनत जिम्मेदारियों से बांध रखा था, आपने अपनी आंखों में इतने सपने भर लिए कि उन सपनों के बोझ ने आपके हौसलों के पंखों को भारी कर दिया, और जब आपके पंखों में ही उड़ान नहीं होगी तो आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे कैसे। आप खुद सोचिए कि इस धरती पर पैदा होने के बाद हर एक इंसान को नोबडी बनने के हिसाब से कर्म करने होते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो खुद के अस्तित्व को समझ पाए। लेकिन जैसे ही एक इंसान इस धरती पर पैदा होता है, तभी से वो समबड़ी बनने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर देता है, और शुरू हो जाती है हमारे दिमाग को तेज बनाने की ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग बहुत तेज है और वो बहुत चालाक है। आपका दिमाग हमेशा आपको यही कहेगा कि वही सही है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि आप अपने दिमाग को किन कामों में इस्तेमाल करते हैं। हम दिमाग को हमेशा स्मार्ट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन यही स्मार्टनेस कब चालाकी में बदल जाती है हमें खुद भी नहीं पता चलता। और वही चालाकी जब हमारी भावनाओं पर काबू करने लगती है, तब हमें महसूस होता है कि हम क्या बनना चाहते थे और हम क्या बन गए। दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिटेशन के जरिए अपने मन को अपने दिमाग में होने वाली हलचल से जोड़ना भी बहुत जरूरी है, और ऐसा सिर्फ मेडिटेशन के जरिए ही पॉसिबल है।
क्योंकि जब आपका मन शांत होगा तभी वो आपके दिमाग को शांत कर पाएगा। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप मेडिटेशन के जरिए उन दोनों के बीच की कड़ियों को जोड़ेंगे। आज के वक्त में दिमाग को स्मार्ट बनाने और उसे ट्रेन करने पर जोर दिए जाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आपका दिमाग आपको बहुत कुछ बना सकता है। आपको एक प्रेसिडेंट बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपका चालाक होना ज़रूरी होगा ताकि आप अपने देश को सही तरीके से चला पाए। किसी भी काम को करने के लिए आपका स्मार्ट होना ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं कि समबड़ी बनकर आप नोबड़ी बनने की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस वक्त आपके लिए समबड़ी ही बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने आसपास बहुत से रिश्ते बनाए हैं, आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। ओशो ये नहीं कहते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़कर नोबड़ी बनने की राह पर निकल पड़े। वो कहते हैं कि आपको समबड़ी और नोबड़ी के बीच का फ़र्क तो समझ आना ही चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। अगर आप उस गिफ्ट की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ पाए और उसका सही इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी को जीने के सही तरीके को नहीं जान पाए, तो वो गिफ्ट आपके आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। और यकीनन आप ऐसा नहीं चाहते होंगे। इसलिए मेडिटेशन की ज़रूरत और उसके ज़रूरी होने के इस अनसुलझे डोर को आपको समझाना ही पड़ेगा, सुलझाना ही पड़ेगा। सोचिए, आखिर कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ना जाने कितने ही साधु संतों ने अपनी ज़िंदगी को मेडिटेशन करने में लगा दिया। इसलिए अब आप अपने स्मार्ट दिमाग पर जोर डालिए और सोच कर समझने की कोशिश कीजिए कि आप कब से मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके और मेडिटेशन के बीच में आता है और ऐसा क्या करें कि अपने दिमाग को अपने फेवर में प्रॉपर्ली यूज कर पाएं। तो आप बने रहिए कुकू एफएम के साथ। दोस्तों, ओशो कहते हैं हमारा दिमाग एक सोशल फिनोमिना है, यानी कि एक सामाजिक घटना है। और वो ऐसा क्यों मानते हैं, आइए समझते हैं। अच्छा बताइए, क्या आप अकेले में गुस्सा हो सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर आप अकेले में गुस्सा करेंगे तो खुद में बेवकूफ़ लगेंगे। हम जब भी अकेले होते हैं तो हम शांत होते हैं, क्योंकि अकेले में हम चाहें भी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। किसी से बात करने के लिए भी हमें हमारे सामने एक इंसान चाहिए। हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं उसे बाहर दिखाने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। फिर वो फीलिंग्स चाहे प्यार हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो या कुछ और हो, यानी फिजिकली हमारे सामने किसी न किसी का मौजूद होना ज़रूरी होता है। असल में जब आप अकेले होते हैं तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा यही सिखाया जाता है कि उसे रुकना नहीं है, उसे बस चलते जाना है, चलते जाना है, और खुद को बेहतर बनाता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हर वक्त आपके दिमाग का चलते रहना आपके लिए सही साबित होगा? नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को आराम की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी आराम चाहिए होता है ताकि वो ठीक से फंक्शन कर पाए। दोस्तों, जब हमारे दिमाग के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके बाद इंसान परेशान होने लगता है, घबराने लगता है, और उसका दिमाग सिर्फ काम करते रहने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें क्रिएट करने लगता है, जैसे हम ओवर थिंकिंग का नाम दे देते हैं। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कहीं ना कहीं इस बात को सच भी माना गया है, क्योंकि जब इंसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो बौखला जाता है। ऐसे में वो या तो फ़ोन उठा लेता है या कुछ करने में खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है। वो खुद तो आराम करना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता है कि उसका दिमाग रुके। और एक दिन हमारा दिमाग चलते चलते हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि हमारे लाख चाहने पर भी वो रुकता नहीं है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि दिमाग को चलने के लिए भी सामाजिक घटनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग किसी सामाजिक घटना से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरह से एक राइटर को लिखने के लिए कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम रोज़ के होने वाले एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी तरह से दिमाग को भी काम करने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे दिमाग को भी सोचने के लिए बाहर होने वाली घटनाओं की ज़रूरत पड़ती है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये ना जाने कितनी सदियों से लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है।
ओशो इस बात को एग्जाम्पल के जरिए समझाते हुए कहते हैं कि पहले के वक्त में जब कोई इंसान परेशान हो जाया करता था या उसे समझ नहीं आता था कि सामाजिक दुनिया को किस तरह से संभाला जाए और अपनी निजी जिंदगी से होने वाले मानसिक तनाव को कैसे रोका जाए, ऐसे में वो अक्सर जंगलों की तरफ रुख कर लिया करते थे, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह होती थी जहां पर वो बिना किसी शोर के मेडिटेशन करते हुए अपने आप को समझ सकते थे। और वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जंगल में उन्हें सबसे बेहतरीन जगह लगती थी। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अकेलेपन में अपने दिमाग को कुछ भी ना करने के लिए ट्रेन कर पाए। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहां आप अकेले होते हैं। जब आप अकेले होंगे तो आपके पास बात करने के लिए कोई होगा ही नहीं, और जब कोई होगा ही नहीं तो आपका दिमाग भी आखिर कब तक अकेले सोच पाएगा। कभी वो दिन भी जरूर आएगा जब आपका दिमाग सोच सोच कर थक जाएगा और शांत हो जाएगा। और मेडिटेशन करने के लिए यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिमाग शांत हो जाए और आप अपने मन की आवाज़ को समझ पाएं। पहले के लोग ऐसा कर पाते थे क्योंकि उनके अंदर पेशेंस हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में लोगों के अंदर पेशेंस यानी कि सब्र खत्म हो चुका है। पहले के वक्त में लोग जंगल जाया करते थे और तब तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस किया करते थे जब तक कि उनका दिमाग शांत ना हो जाए। वो तब तक खुद को अकेला रखते थे जब तक उनके दिमाग से हर तरह की बात, हर तरह की सामाजिक घटना निकल ना जाए, ताकि वो पूरे शांत मन के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर पाएं। लेकिन आज के वक्त में हम सोशल लाइफ से निकलना ही नहीं जानते। अगर हम मेडिटेशन करने बैठते भी हैं तो अक्सर हमारे दिमाग के अंदर हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में ही सारे ख्यालात घूमते रहते हैं। हमने मेडिटेशन को सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर अपने दिमाग को शांत करने का एक तरीका बना लिया है, जबकि मेडिटेशन के जरिए आप एक पीसफुल माइंड अचीव कर सकते हैं। आज के समय में इंसान मेडिटेशन को सिर्फ परेशानियों की सर्दी से बचने के लिए एक कोट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो चाहे तो उस मेडिटेशन के जरिए पूरा का पूरा घर बनाकर उसमें आराम से रहकर अपने आप को बाहर की तकलीफों से बचा सकता है। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि पहले के वक्त में समय देखने के लिए ना तो घड़ियां हुआ करती थीं और ना ही कोई और साधन, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोगों को वक्त से फर्क नहीं पड़ता था। जब वो मेडिटेशन करने बैठते थे तो न जाने कितना लंबा वक्त बीत जाया करता था, और उनकी ये प्रैक्टिस कब उनकी आदत बन जाती थी उन्हें पता भी नहीं चलता था। लेकिन वहीं अगर आज के समय की बात करें तो आज हर इंसान बहुत जल्दी में है। किसी के पास भी वक्त ही नहीं है कि वो रुककर खुद को समझने की कोशिश करें। सोचिए, जो लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं वो मेडिटेशन करने के लिए वक्त कहाँ से निकालेंगे। आज जिसे भी देखिए वो बस यहाँ से वहाँ भागने की दौड़ में शामिल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुसीबत आने पर चूहे यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह परेशानी आने पर हम इंसान भी ना जाने कहां कहां जाकर परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी परेशानी का हल तभी निकलेगा जब आप शांत मन से उसके बारे में सोचेंगे। अब ऐसे में लोगों के मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है। वो यही सोचने में अपना सारा वक्त गंवा देते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, अगर इसे भी खुलकर नहीं जिएंगे तो कहां जाएंगे। अगर इसे भी मेडिटेशन में लगा दिया तो हम करना चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं पाएगा। जीवन और मृत्यु का ये खेल आज भी लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा किसी और लोक में चली जाती है और एक बार फिर से धरती पर जन्म लेती है। लेकिन वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि अगर इंसान एक बार मर गया तो मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ना ही उसका अस्तित्व बचता है और ना ही वो फिर से इस धरती पर आकर इन सभी सुखों को भोग सकता है। जी हाँ, हम इन सभी भौतिक चीज़ों यानी कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को सुख का नाम देते हैं। हमें ये लगता है कि जो है इसी सोशल लाइफ में है, और अगर ये सोशल लाइफ खत्म हो गई तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर सिर्फ लोगों के मन में ही शंका नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्मों में भी जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले के समय में जहां लोग जीवन के अनंत होने पर यकीन करते थे, वहीं आज क्रिश्चियनिटी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के रूप में उभर कर सामने आई है। और इस धर्म की माने तो इंसान के पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, इसलिए जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है।
ऐसे में लोग सिर्फ यही सोचने में अपना सारा वक्त निकाल देते हैं कि उनके पास यही एक ज़िंदगी है, और अगर इस ज़िंदगी को भी उन्होंने मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ में गंवा दिया तो वो बाकी चीज़ें कब करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ पाने के चक्कर में वो सिर्फ किसी जानवर की तरह यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं, जबकि सब कुछ पाने के लिए उन्हें सिर्फ भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें रुककर सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि वो पाना क्या चाहते हैं। दोस्तों, एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका पीस ऑफ माइंड, उसका ये समझना कि असल में उसकी आइडेंटिटी है क्या। लेकिन ये समझने के बजाय हर वक्त इंसान सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ पाने या कुछ न कुछ बनने में लगा रहता है। इसी रेस में भागते भागते एक दिन वो मर भी जाता है, और दुख की बात तो यह है कि मरते वक्त भी उसके अंदर से इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। यही कारण है कि अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर उसे एक बार फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस धरती पर हमारा जन्म हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि खुद की आइडेंटिटी को समझने के लिए हुआ है। इसलिए अगर आप अपने अंदर सब कुछ शांत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दिमाग का शाव शोर जो है वो शांत हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके बाहर यानी कि आपके आसपास के माहौल में शांति हो। आप जिस तरह की सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह का माहौल खुद के लिए बनाते हैं, वही आपके अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। आपके शरीर के बाहर जिस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, आपका दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के हिसाब से ट्रेन हो जाएगा, और जिस तरह से आपका दिमाग ट्रेन होगा, उसके अंदर सोच भी बिल्कुल वैसी ही पैदा होगी। इसलिए अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं तो अच्छे माहौल में रहिए, और अगर आप अपने लिए अच्छा माहौल चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही बना सकते हैं। और इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर तरीका और कोई नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन आपको समझना सिखाता है। आपका दिमाग सिर्फ सोच रहा है, लेकिन मेडिटेशन के जरिए आप खुद को समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आपके लिए और आपके पीस ऑफ माइंड के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समय तेज़ी से बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। इस दौर में मेडिटेशन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग सा हो गया है। लेकिन यदि हमें मेडिटेशन को मॉडर्न तरीके से करने का कोई तरीका मिल जाए जो आज के समय के हिसाब से सही हो, तो इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना पाना हमारे लिए आसान हो सकता है, जिस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूरी है ये तो हर कोई जानता है। बहुत से लोग मेडिटेशन करने के तरीक़ों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या वो तरीक़े आज के मॉडर्न लोगों के लिए यूज़फुल हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन क्या आज का मॉडर्न आदमी उन तरीक़ों को अपना पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के वक्त में इतना पेशेंस किसी के पास है ही नहीं कि वो बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे, वो भी पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हुए। मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर के शोर को खत्म कर अपने दिल और दिमाग में शांति की स्थापना करना, जो कि सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आपने ये कर लिया तो इस पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तब आपके पास इच्छाएं नहीं होंगी, लालच नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वो होगी आपके अंदर की शांति। और जब शोर खत्म हो जाएगा तो शांति में आप वो सब कुछ सुन पाएंगे जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहना चाहती है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गरीब हमेशा सुकून की नींद सोता है और अमीर के पास चाहे कितना भी पैसा हो लेकिन उसे सुकून की नींद कभी नहीं आती? शायद आपको लगता होगा कि गरीब के पास चिंता करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना तो उसके पास खोने के लिए पैसा है और ना उसे अपने भविष्य की चिंता है। तो वहीं जो अमीर इंसान है उसके पास अपने साथ साथ न जाने कितने और लोगों की जिम्मेदारियां भी हैं। खुशियों का या पैसे का क्या मतलब हुआ अगर वो आपके अंदर बेचैनी पैदा करता है? तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे की खनक को अपने दिमाग में शोर बनाकर बैठा लेना गलत है। आज के इस मॉडर्न एरा में लोग भी मॉडर्न हो गए हैं और एक मॉडर्न मैन को लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना और सक्सेसफुल होने को ही जिंदगी जीना कहते हैं।
सक्सेसफुल होना हर किसी का हक है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे भागते भागते अपने अंदर की शांति को खो देना आपके सक्सेस की खुशी को कम कर देता है। क्योंकि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर उस सक्सेस की खुशी को महसूस करने के लिए शांति ही नहीं होगी तो सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्या फ़ायदा होगा अगर आप एक बड़े से बंगले में एक बड़े से बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन इतने महंगे बिस्तर पर लेटने के बाद भी आपको सुकून की नींद नहीं आ रही है। फिर तो आपसे अच्छी ज़िंदगी वो गरीब इंसान ही जी रहा है, जिसके पास शायद आपसे बहुत कम पैसा हो, लेकिन उसके पास सुकून आपसे कहीं ज़्यादा है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन ना तो अमीर के लिए है, ना सिर्फ गरीब के लिए। ना तो ये सिर्फ ऊंचे पद के लोगों के लिए है और ना ही सिर्फ नीचे पद के लोगों के लिए। मेडिटेशन तो सबका है, इस पर तो सबका हक है, और हर किसी को मेडिटेशन करते हुए खुद के अंदर पैदा होने वाली उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेडिटेशन करने से कैसा महसूस होता है, तो शायद आप मेडिटेशन कभी करेंगे भी नहीं। इसीलिए ओशो ने कुछ ऐसे मेडिटेशन बनाए हैं जिन्हें करना आज के मॉडर्न मैन के लिए आसान होगा। इन मेडिटेशंस के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो ये कि आप अपने अंदर शांति की स्थापना कर पाएं। मेडिटेशन कोई एक पल में होने वाली प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि किसी भी काम की प्रैक्टिस को शॉर्टकट में नहीं किया जा सकता। हम तो प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी काम को आसानी से और कम वक्त में कर पाएं। ऐसे में अगर प्रैक्टिस में ही शॉर्टकट मार लिया तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि आज के वक्त में लोगों के पास समय ही नहीं है। इसलिए ओशो द्वारा बताए गए इस मेडिटेशन में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इससे होने वाले फायदे बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो ये मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेडिटेशन के सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि बहुत से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए फिर मेडिटेशन शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को करने का टाइम पीरियड 1 घंटा है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करने के बाद आपको लगातार अपनी नाक से सांसों को छोड़ते रहना है, और आप उसे जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए, ताकि आपको अपनी बॉडी में एनर्जी का फ्लो महसूस हो। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको धीरे से अपने शरीर को हल्का छोड़ देना है। आप अपने शरीर के वजन को महसूस कीजिए, और अब धीरे धीरे अपने अंदर आने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस होने दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में हर तरह की बातें घूमेंगी। आपकी परेशानियों से लेकर आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी लव लाइफ से लेकर आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका पागलपन, सब कुछ आपको एक झटके में एक रील की तरह नजर आने लगेगा। ऐसे में सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि वो इन सभी फीलिंग्स को रोकना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी इन फीलिंग्स को ज़बरदस्ती रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से अच्छाई से पहले बुराई आती है, तभी अच्छाई की वैल्यू पता लगती है। उसी तरह से जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलेंगी। आपको हर वो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव इंसिडेंस याद आएगा जो आपके साथ कभी हुआ था या जिसके लिए आपके मन में गुस्सा है। लेकिन यही तो मेडिटेशन की खासियत है कि वो उन सारी बुरी चीज़ों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके आपके अंदर से बाहर फेंक देता है। इसलिए जब कभी मेडिटेशन के दौरान आपके मन में अलग अलग तरह की फीलिंग्स आएं, तो आपको उन्हें रोकना नहीं है। आपको उन्हें किसी पानी की तरह बह जाने देना है, क्योंकि अगर आप उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अंदर और ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगे, जिससे आप कभी भी मेडिटेशन को सही तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके अंदर जो भी जैसी भी फीलिंग आ रही हैं उन्हें आने दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन यही सबसे अच्छा मौका होगा जब आप अपने अंदर के गिल्ट को, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल पाएंगे। कई बार मेडिटेशन के दौरान हम उन चीज़ों को भी याद करते हैं जिनके बारे में हम खुद सोचना नहीं चाहते हैं। हमारी कुछ ऐसी गलतियां जो हमसे हो तो गई हैं, लेकिन ना तो हम उसे अपने अंदर से निकाल पा रहे हैं और ना ही उसके बारे में सोच पाते हैं। ऐसे में वो हमारे अंदर अटक कर रह जाती हैं और हमारे गुस्से का कारण बन जाती हैं। ऐसा करने से आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे, बल्कि जब एक बार आपके नेगेटिव थॉट्स बाहर चले जाएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि आखिर आपके अंदर कितनी नेगेटिव फीलिंग हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में 100% फीलिंग है,
जिसमें से 90% नेगेटिव है तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और शांत हो जाइए। अब उन सभी फीलिंग्स को एक साथ बाहर निकल जाने दीजिए। हो सकता है इसमें वक्त लगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये वक्त आप खुद को दे रहे हैं, और इसी वक्त को, इसी रियलाइजेशन को हम आत्मचिंतन कहते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर किसी भी तरह के थॉट्स आने बंद हो गए। वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी दर्द एक हद तक ही महसूस होता है, उसी तरह से आपका दिमाग भी एक हद तक ही नेगेटिव सोच सकता है। अब वो हद क्या होगी, ये आपको तय करना है। और जब एक बार आपके अंदर से सारा शोर खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर शांति पनपना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप शांत महसूस करेंगे आपका शरीर आपको हल्का लगने लगेगा। ओशो ये नहीं कहते हैं कि आप एक बार ऐसा करेंगे और आपके साथ कोई मिरेकल हो जाएगा। आप इसे रोजाना अपनी 1 घंटे की प्रैक्टिस बना सकते हैं, और ऐसा करते करते आप खुद महसूस करेंगे कि अब ये शांति न सिर्फ आपके अंदर होगी, बल्कि इसका असर आपके बिहेवियर पर भी नजर आने लगेगा। चलिए मान लीजिए कि आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां पर बहुत सारा शोर है। हर कोने से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, और वो आवाजें इतनी तीखी हैं कि उनकी वजह से आपका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। आप चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग फट जाएगा। तभी अचानक आपको उस कमरे से निकालकर एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है। अगर कुछ है तो बस आपकी सांसों की आवाज, आपके दिल की धड़कनों की आवाज। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप दोनों कमरों में से कौन सा कमरा चुनेंगे। यकीनन आप शांति वाला कमरा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि शांति भले ही आपको अकेला रहना सिखाती है, लेकिन वो अकेलापन उस शोर से तो बहुत बेहतर है जो आपके अंदर की शांति को भंग कर रहा है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप चाहे किसी भी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा आपके अंदर के शोर को शांत करने से ही होती है। जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आप बाहरी दुनिया से खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना तो आपकी आंखें कुछ देख पाती हैं और ना ही आपके दिमाग को सिग्नल भेज पाती हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए आपका दिमाग इमेज क्रिएट करना बंद कर देता है और आपका थॉट प्रोसेस भी रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मेडिटेशन करते करते उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया जिसे वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेडिटेशन अपने आप में ही एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके सोचने और समझने के लेवल को बढ़ा देती है। इसके साथ ही मेडिटेशन करने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने डिप्रेशन को या अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपको एंजाइटी फील हो तो आप अपना ध्यान किसी एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करें। जानता हूँ शुरू में ये करना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो एक दिन में आप इस काम में भी महारत हासिल कर लेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन आपकी बॉडी को ठीक से फंक्शन करने में भी मदद करता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमें ठीक से नींद नहीं आती है, और कई बार तो इंडाइजेशन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है और आपकी बॉडी और माइंड के बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद करता है। एक बात और, मेडिटेशन का कोई भी सही वक्त नहीं होता है। जब आप मेंटली और इमोशनली तैयार हो वही सही वक्त है, इसलिए सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, अपने वक्त को सही बनाइए, क्योंकि हो सकता है मेडिटेशन के जरिए आप अपने अस्तित्व को समझ पाएं और कुछ ऐसा महसूस कर लें जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे।